नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम सुनेंगे जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सुनहला सांप। जयशंकर प्रसाद जो कि हिंदी में छायावाद के ब्रह्मा के नाम से जाने जाते हैं, 1889 में आपका जन्म हुआ था। काशी के सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में आप बचपन में ही माता पिता विहीन हो गए और आपकी शादी कम समय में हो गई और आपकी पत्नी भी आपका साथ छोड़कर जाती रही। आप छायावाद के प्रसिद्ध कवियों में से एक कामायनी और आंसू आपकी प्रसिद्धि का आधार रहे हैं और आपने कहानी भी बहुत अच्छी लिखी और नाटकों में आप श्रेष्ठ नाटकों के रचयिता रहे हैं। आपके नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे जाते रहे हैं और आपकी प्रसिद्ध कहानियाँ जो कि कहानी जगत में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी थी और आपकी प्रसिद्ध कहानियों में है पुरस्कार, आकाशदीप और ग्राम, मधुआ, शराबी, गुंडा जैसी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। आपने छाया, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल जैसे महत्वपूर्ण कहानी संग्रह लिखे। तो आपकी प्रसिद्ध कहानी है सुनहला सांप। तो आइए चलते हैं कहानी पर। यह तुम्हारा दुस्साहस है चंद्रदेव। मैं सत्य कहता हूँ देव कुमार, तुम्हारे सत्य की पहचान अब बहुत दुर्लभ है, क्योंकि उसके प्रकट होने का समय और साधन असत है। समझता हूँ कि तुम प्रवचन देते समय बहुत ही भावात्मक हो जाते हो। किसी के जीवन का रहस्य उसका विश्वास समझ लेना हमारी तुम्हारी बुद्धि रूपी एक्सेस की पारदर्शिता के परे है। कहता हुआ देव कुमार हंस पड़ा और उसकी हंसी में विज्ञता की अवज्ञा थी। चंद्रदेव ने बात बदलने के लिए कहा, इस पर मैं फिर विवाद करूँगा। अभी तो वह देखो, झरना आ गया। हम लोग जिसे देखने के लिए 8 मील से आए हैं। सत्य और झूठ का पुतला मनुष्य अपने ही सत्य की छाया को नहीं छू सकता, क्योंकि वह सदैव अंधकार में रहता है। चंद्रदेव, मेरा तो विश्वास है कि तुम अपने को भी नहीं समझ पाए, देव कुमार ने कहा। चंद्रदेव बैठ गया। वह एकटक उस गिरते हुए प्रपात को देख रहा था। मसूरी पहाड़ का यह झरना बहुत प्रसिद्ध है। एक गहरे गड्ढे में गिरकर यह नाला बनाता हुआ ठुकराए हुए जीवन के समान भागा जा रहा है। चंद्रदेव एक तालुकेदार का युवक पुत्र था। अपने मित्र देव कुमार के साथ मसूरी के ग्रीष्म निवास के सुख और स्वास्थ्य की खोज में आया था। इस पहाड़ पर कब बादल छा जाएंगे, कब एक झोंका बरसता हुआ निकल पड़ेगा, इसका कोई निश्चय नहीं। चंद्रदेव का नौकर पान भोजन का सामान लेकर पहुंचा। दोनों मित्र एक अखरोट वृक्ष के नीचे बैठकर खाने लगे। थोड़ी देर चंद्रदेव मदिरा भी पी रहा था, स्वास्थ्य के लिए। देव कुमार ने कहा, यदि हम लोगों के बीच में ही भीगना ना हो तो चलो अब चलना चाहिए। पीते हुए चंद्रदेव ने कहा, तुम बड़े डरपोक हो। तनिक भी साहसिक जीवन का आनंद लेने का उत्साह तुम्हें नहीं है। सावधान होकर चलना, समय से कमरे में जाकर बंद हो जाना और अत्यंत रोगी के समान सदैव पथ्य का अनुचर बने रहना हो तो मनुष्य घर पे ही बैठा रहे। देव कुमार हंस पड़ा। कुछ समय बीतने पर दोनों उठ खड़े हुए। अनुचर भी पीछे चलने लगा। बूंदें पड़ने लगी। सबने अपनी बरसाती संभाली, परंतु उस वर्षा में कहीं विश्राम करना आवश्यक प्रतीत हुआ, क्योंकि उससे बच लेना बरसाती के बूते का काम न था। तीनों छाया की खोज में चल पड़े। एक पहाड़ी चट्टान की गुफा मिली, छोटी सी। ये तीनों उसी में घुसे। भावों पर से पानी पोंछते हुए चंद्रदेव ने कहा, एक श्याम किंतु उज्ज्वल मुख अपने यौवन की आभा में दमक रहा था। वह एक पहाड़ी स्त्री थी। चंद्रदेव कला विज्ञ होने का ढोंग करते हुए उस युवती की सुडौल गढ़न को देखने लगे। वह कुछ लज्जित हुई। प्रगल्भ चंद्रदेव ने पूछा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? बाबूजी, मैं दूसरे पहाड़ी गांव की रहने वाली हूँ, अपनी जीविका के लिए आई हूँ। तुम्हारी क्या जीविका है? सांप पकड़ती हूँ। चंद्रदेव चौंक उठे। उसने कहा, तो क्या तुम यहाँ भी सांप पकड़ने आई हो? इधर तो बहुत कम सांप होते हैं। हाँ, कभी कभी खोजने से मिल जाते हैं। यहाँ एक सुनहला सांप मैंने भी देखा है। उसे कहते हुए युवती ने एक ढोंके की ओर संकेत किया। चंद्रदेव ने देखा, 2 तीव्र ज्योति, पानी का झोंका निकल गया था। चंद्रदेव ने कहा, चलो देव कुमार, हमें चलना चाहिए। रामू, तू भी तो सांप पकड़ता है ना? देव कुमार, ये बड़ी सफाई से बिना किसी मंत्र जड़ी के सांप पकड़ लेता है। देव कुमार ने सिर हिला दिया। रामू ने कहा, हाँ सरकार, पकड़ूं इसे? नहीं नहीं,
उसे पकड़ने दो। हाँ, उसे होटल में लिवा लाना, हम लोग देखेंगे। क्यों देव, अच्छा मनोरंजन रहेगा ना। कहते हुए चंद्रदेव और देव कुमार चल पड़े। किसी क्षुद्र हृदय के पास उसके दुर्भाग्य से दैवी संपत्ति या विद्या, बल, धन और सौंदर्य उसके सौभाग्य का अभिनय करते हुए प्रायः देखे जाते हैं, तब उन विभूतियों का दुरुपयोग अत्यंत अरुचिकर दृश्य उपस्थित कर देता है। चंद्रदेव का होटल निवास भी वैसा ही था। राशि राशि विडम्बनाएं उसके चारों ओर घिरकर उसकी हंसी उड़ाती हैं, पर उनमें चंद्रदेव को तो जीवन की सफलता ही दिखाई देती है। उसके कमरे में कई मित्र एकत्र थे। नेरा महुअर बजाकर अपना खेल दिखला रही थी। सबके बाद उसने दिखलाया अपना पकड़ा हुआ वही सुंदर सुनहला सांप। रामू एकटक नेरा की ओर देख रहा था। चंद्रदेव ने कहा, रामू, वह शीशे का बॉक्स तो लिया। रामू ने तुरंत उसे उपस्थित किया। चंद्रदेव ने हंसकर कहा, नेरा, तुम्हारे सांप के लिए यह बॉक्स है। नेरा प्रसन्न होकर अपने नवीन आश्रित को उसमें रखने लगी, परंतु वह उस सुंदर घर में नहीं जाना चाहता था। रामू ने उसे बाध्य किया। सांप बक्से में जा रहा। नेरा ने उससे धन्यवाद दिया। चंद्रदेव के मित्रों ने कहा, तुम्हारा अनुचर भी कम खिलाड़ी नहीं है। चंद्रदेव ने गर्व से रामू की ओर देखा, परंतु नेरा की मधुरिमा, रामू की आंखों की राह उसके हृदय में भर रही थी। वह एकटक उससे ही देख रहा था। देव कुमार हंस पड़ा। खेल समाप्त हुआ। नेरा को बहुत सा पुरस्कार मिला। 3 दिन बाद होटल के पास ही चीड़ वृक्ष के नीचे चंद्रदेव चुपचाप खड़ा था। वह बड़े गौर से देख रहा था। एक स्त्री और एक पुरुष को घुल घुल कर बातें करते। उसे क्रोध आया, परंतु न जाने क्यों कुछ बोल न सका। देव कुमार ने पीठ पर हाथ रखकर पूछा, क्या है? चंद्रदेव ने संकेत से उस ओर दिखा दिया। एक झुरमुट में नेरा खड़ी है और रामू कुछ अनुनय कर रहा है। देव कुमार ने यह देखकर चंद्रदेव का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो। दोनों आकर अपने कमरे में बैठ गए। देव कुमार ने कहा, अब कहो, इसी रामू के हृदय की परख तो तुम उस दिन बता रहे थे। इसी तरह संभव है अपने को भी ना पहचानते हो। चंद्रदेव ने कहा, मैं उसे कोड़े से पीट कर ठीक करूंगा, बदमाश। चंद्रदेव बाल देखकर आया था, अपने कमरे में सोने जा रहा था। रात अधिक हो चुकी थी। उसे कुछ फिस फिस का शब्द सुनाई पड़ा। उसे नेरा का ध्यान आया। वह होंठ काटकर अपने पलंग पर जा पड़ा। मात्रा कुछ अधिक थी। आतिशदान के कार्निस पर धरे हुए शीशे का बॉक्स और बोतल चमक उठी, पर उसे क्रोध ही अधिक आया। बिजली बुझा दी। कुछ अधिक समय बीतने पर किसी चिल्लाहट से चंद्रदेव की नींद खुली। रामू का सा शब्द था। उसने स्विच दबाया। आलोक में चंद्रदेव ने आश्चर्य से देखा कि रामू के हाथ में वही सुनहला सांप हथकड़ी सा जकड़ गया है। चंद्रदेव ने कहा, क्यों रे बदमाश, तू यहाँ क्या करता था? और इसका तो प्राण संकट में है। नेरा होती तो। चंद्रदेव घबरा गया। इतने में नेरा ने कमरे में प्रवेश किया। इतनी रात को यहाँ? चंद्रदेव क्रोध से चुप रहा। नेरा ने रामू से सांप से रामू का हाथ छुड़ाया और फिर उसे बॉक्स में बंद कर दिया। तब चंद्रदेव ने रामू से पूछा, क्यों बे, यहाँ क्या कर रहा है? रामू कांपने लगा। बोला, जल्दी बोल, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। रामू फिर भी चुप रहा। चंद्रदेव का चेहरा अत्यंत भीषण हो रहा था। वह कभी नेरा की ओर देखता, कभी रामू की ओर। उसने पिस्तौल उठाई। नेरा रामू के सामने आ गई। उसने कहा, बाबूजी, यह मेरे लिए शराब लेने आया था जो उस बोतल में धरी है। चंद्रदेव ने देखा, मदिरा उस बोतल में अपनी लाल हंसी में मग्न थी। चंद्रदेव ने पिस्तौल धर दिया और बोतल और बॉक्स उठाकर देते हुए मुंह फेर कर कहा, तुम दोनों इसे लेकर अभी चले जाओ, और रामू, तुम कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। दोनों धीरे धीरे बाहर हो गए। रामू अपने मालिक का मन पहचानता था। दूसरे दिन देव कुमार और चंद्रदेव पहाड़ से उतरे। रामू उनके साथ न था। ठीक 11 महीने बाद फिर उसी होटल में चंद्रदेव पहुंचा। तीसरा पहर था। रंगीन बादल थे। पहाड़ी संध्या अपना रंग जमा रही थी। पवन तीव्र था। चंद्रदेव ने शीशे का पल्ला बंद करना चाहा। उन्होंने देखा रामू सिर पर पिटारा धरे चला जा रहा था और पीछे पीछे मंद गति से नेरा ने भी ऊपर की ओर देखा। वह मुस्कुराकर सलाम करती हुई रामू के पीछे चली गई। चंद्रदेव ने धड़ से पल्ला बंद करते हुए सोचा, सच तो क्या मैं अभी तक अपने को नहीं पहचान सका? तो इस तरह आपने सुनी जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सुनहला सांप।
आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ बहुत ही मार्मिक और प्रसंगानुकूल कहानियाँ होती। उनकी छोटा जादूगर नामक कहानी संग्रह में अपना अद्वितीय स्थान रखती है। कहानी संकलनों में और कहानी के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, बाल मनोविज्ञान से आधारित। और भी आपकी बहुत कहानियाँ हैं, और यदि आप कोई कहानी स्पेशली सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हम आपका सुझाव मानेंगे, और आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में कहानियाँ शेयर करें और अपनी ज़रूरत के अनुसार उन्हें सुनें, कहानी को लाइक करें। और फिर मिलेंगे आपको एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, धन्यवाद।